गुड मॉर्निंग भारत। आप देख रहे हो लैंड भारत। आज हम बात करेंगे कि हाल ही में आपने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर लाने का जिम्मा अलग अलग राज्यों को सौंपा था। तो क्या यह फैसला सही था? और आपने देखा होगा कि इस फैसले में SC/ST समुदाय ने 21 अगस्त को भारत बंद बुलाया था और इस फैसले का विरोध किया था। तो आज हमें बात करना होगा कि क्या यह फैसला सही था या फिर गलत था। को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध करने के लिए सभी दलित संगठन एवं राजनीतिक विपक्षी पार्टियां एकजुट हो चुकी हैं और फिलहाल मौके पर जमीन पर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। जिस समाज ने सड़कों पे उतर के इस केंद्र की सरकार को और सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों को ये बताने का काम किया है कि समय बदल गया है, अब अगर हमारे अधिकारों पे कहीं से भी हमला होगा तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। आरक्षण पे सिर्फ ये हमला नहीं, निजीकरण के द्वारा, लेटरल एंट्री के द्वारा, जैसा अभी आपने 45 का कर दिया था तो हमने जबरदस्त आवाज उठाई तो आपको वापस लेना पड़ा। फिर ठेकेदारी के जरिए, संविदा के जरिए, आउटसोर्सिंग के जरिए जिस तरह से आपने सरकारी नौकरियों को खत्म करके आरक्षण की धज्जियां उड़ाने का काम किया, ये किससे छिपावा नहीं है। ये फैसला दलितों आदिवासियों की एकता तोड़ने के लिए है, क्योंकि सरकार ने देखा कि पिछले 3-4 बार उन्होंने ऐसा टेस्ट करके देखा कि दलित आदिवासी कहाँ जा रहे हैं। तो पहले SC/ST एक्ट में बदलाव किया तो लोग सड़कों पर उतरे, सरकार को अध्यादेश लाना पड़ा। जब क्रीमी लेयर की बात, जब रोस्टर प्रणाली में बदलाव किए गए तो रोस्टर प्रणाली के खिलाफ भी दलित आदिवासी इकट्ठे हुए और फिर वो वापस लेनी पड़ी। तो इससे ये लगता है कि सरकार बार बार टेस्ट करना चाहती है कि दलित आदिवासी एकजुट है या टूट चुके हैं। कि दलितों के अंदर भी आरक्षण होना चाहिए, क्योंकि कुछ ही दलितों के अंदर जातियां हैं जो आरक्षण का लाभ उठा पाती हैं, जो मुसहर, जो डोम, बाकी अन्य ऐसी जातियां हैं जिनको लाभ नहीं मिलता है। मुझे लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हमें सम्मान करना चाहिए था। आरक्षण पे बात करना ना तलवार की धार पर चलने के बराबर है। आप कितना भी बैलेंस बना लीजिए, थोड़ा इधर थोड़ा उधर हो ही जाएंगे, और जैसे इधर होंगे तो उधर वाले आक्रमण करेंगे, उधर होंगे तो इधर वाले आक्रमण करेंगे। हाल ही में आपने देखा था कि भारत के सबसे बड़े न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया था कि SC/ST रिजर्वेशन में सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए और इसका जिम्मा उन्होंने राज्यों को दे दिया था। हालांकि उन्होंने जातिगत जनगणना के बारे में कुछ भी डिटेल नहीं बताया, बस राज्यों को यह कहा कि आप अपने अपने स्वेच्छानुसार सब कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि क्या यह फैसला सही है या फिर गलत है। लेकिन इस टॉपिक पर बात करने से पहले आपको एक प्रिकॉशन दे दिया जाए कि आप अगर रिजर्वेशन खत्म कराने वाले हैं या फिर रिजर्वेशन लेने वाले हैं, दोनों मानसिकताओं को कुछ देर के लिए दूर रखिए और आप देखिए, और उसके बाद जब आप इस टॉपिक पर सोचेंगे तब सही थॉट जो है निकल करके आएगा और उससे भारत के सारे देश के लोगों को, चाहे वो SC हो, ST हो, जनरल हो, OBC हो, कोई भी कैटेगरी का एक आम भारतीय हो, उसको फ़ायदा मिल पाएगा। अगर आप इस मकसद से देख रहे हैं और आप पहले से ही अपनी धारणा बना चुके हैं कि कैटेगराइजेशन सही है, या फिर आप दूसरे पक्ष वाले हैं जिन्होंने यह धारणा बना रखा है कि कैटेगराइजेशन गलत है, तो फिर आपके लिए यह वीडियो उतनी बेनिफिशियल नहीं होगी। क्योंकि आप जानते हैं डेमोक्रेसी में दोनों पक्षों का बात सुनी जानी चाहिए, उसके बाद जो जायज़ हो, जो इंसानियत धर्म के नाते सही फैसला हो, उसके पक्ष में फैसला दिया जाना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे और देखेंगे कि दोनों एंगल से, दोनों साइड से देखेंगे कि अगर रिजर्वेशन में कैटेगराइजेशन किया जाता है तो क्या होता है, और अगर रिजर्वेशन में कैटेगराइजेशन नहीं किया जाता तो क्या होता है, और क्या किया जाना चाहिए इस बात पर। किसी भी फैसले में अपने विचार रखने से पहले हमको उस फैसले के बैकग्राउंड में ज़रूर जाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत के राजनेता उस फैसले के बैकग्राउंड में जाने की कोशिश नहीं करते, चाहे वो इस फैसले के साइड में बोल रहे हो या फिर इस फैसले का विरोध कर रहे हो। दोनों पक्ष के नेता केवल एक ही बात जानते हैं, वोट बैंक। वह अपने बयान और अपने कार्यकलाप इस तरह से रखते हैं ताकि जो पब्लिक है वो उनके पास आ जाए, चाहे पब्लिक को उस फैसले का फ़ायदा हो या नुकसान। तो इसी वजह से आपने देखा होगा कि बिना डिस्कशन के
कुछ लोगों ने इस फैसले का काफ़ी विरोध किया और कुछ लोगों ने इसका स्वागत किया। लेकिन हमें अगर बात करनी है तो सबसे पहले बैकग्राउंड जानना पड़ेगा कि आखिर क्यों SC/ST वर्ग को रिजर्वेशन दिया गया था, किन हालातों में दिया गया था, और जातिगत जनगणना करानी चाहिए ताकि पता चल सके कि वो मकसद कहाँ तक पहुँचा और जिस मकसद से यह स्कीम, यह व्यवस्था लाई गई थी, वह आखिर कहाँ तक पहुँची, और उस मकसद में अगर वह कामयाब होती है तब उसके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली यह राज्यों के ऊपर सौंप दिया कि आप सब कैटेगराइजेशन कर सकते हैं बिना जातिगत गणना कराए। तो आज हम बात करेंगे कि इस जो फैसला है आरक्षण, यह आया कब से था, क्यों ज़रूरत पड़ा, और उसके बाद फिर हम अपनी राय रखेंगे और आप अपनी राय रखिएगा, और जो राय अच्छी होगी शायद उसे ही सरकार को अडॉप्ट करना चाहिए। तो आप जानते हैं कि आरक्षण की शुरुआत आज से हज़ारों साल पहले हिंदू धर्म में थी, लेकिन अंतर सिर्फ यह था कि उस समय सवर्णों को आरक्षण दिया जाता था, चाहे वो एजुकेशनल रिजर्वेशन हो, चाहे वो बड़े पदों पर जाने का रिजर्वेशन हो, चाहे वो पैसे कमाने का रिजर्वेशन हो। मतलब समाज में सवर्ण अर्थात ब्राह्मण और क्षत्रियों को ही अधिकार था कि वो वेद पढ़ सके, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सके और बड़े बड़े राज्यों के एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट पर बैठ सके। और जाहिर सी बात है, जब वो एजुकेशन लेंगे और बड़े बड़े पोस्ट में बैठेंगे तो सैलरी भी उनको बड़ी मिलेगी। तो आप देख सकते हैं, अगर मुख्य तौर पर बोला जाए तो सवर्णों को पहले आरक्षण दिया जाता था, जिसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय आते थे और उनको एजुकेशन रिजर्व सीट रहती थी कि अगर आप क्षत्रिय के बेटे हैं या फिर आप ब्राह्मण के बेटे हैं तभी आप शस्त्र और शास्त्र सीख सकते हैं। अगर आप वैश्य या फिर शूद्र के बेटे हैं तो फिर शायद आपको कहीं ना कहीं बड़े इंस्टीट्यूट, बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं दिया जा सकता। और फिर अगर इन बड़े इंस्टीट्यूट में अगर आपको एडमिशन नहीं दिया जा सकता तो जाहिर सी बात है आपको राज्यों के एडमिनिस्ट्रेशन में बड़ा पोस्ट नहीं मिल पाएगा, और फिर अगर बड़ा पोस्ट नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं आप धन से वंचित हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, जो ये दो वर्ग थे वो बाकी के जो दो वर्ग से काफ़ी भेदभाव भी करते थे और छुआछूत भी मानते थे। उस पर भी हम बात करेंगे कि आखिर वो छुआछूत किन बेसिस पे था और आगे चल करके फिर किस तरह से उस छुआछूत को जन्मजात बदल दिया गया। तो हिंदू धर्म में यह कहा जाता है कि एक सूक्त है, वैदिक सूक्त, जिसमें पुरुष सूक्त कहा जाता है। उसमें यह व्याख्यान है कि जो ब्राह्मण वर्ग है वह ईश्वर के मस्तिष्क भाग से उत्पन्न हुआ था, क्षत्रिय वर्ग है वो भुजाओं से उत्पन्न हुए थे, जो वैश्य वर्ग थे वो ईश्वर के पेट से उत्पन्न हुए थे, और ऐसा बोला जाता है कि जो शूद्र वर्ग था वह ईश्वर के चरणों से उत्पन्न हुआ था। और पहले यह सूक्त इस तरह से समाज को चार भागों में बांटा था और यह बात फैला दी गई थी कि अब जो ब्राह्मण का बेटा वो ब्राह्मण ही बनेगा, क्षत्रिय का बेटा ऑटोमेटिकली क्षत्रिय हो जाएगा, वैश्य का बेटा ऑटोमेटिकली वैश्य हो जाएगा, और शूद्र का बेटा चाहे उसमें कितना ही प्रतिभा हो वह शूद्र ही कहलाएगा। महाभारत में आपने देखा होगा कि जो कर्ण थे वो काफ़ी प्रतिभावान थे, फिर भी उनको अर्जुन के सामने compete करने नहीं दिया गया था, और यह बोला गया था कि आपके माता पिता का नाम क्या है, आपके कुल का नाम क्या है। और जैसे उन्होंने बताया कि मैं छोटी जाति से हूँ तो उनकी प्रतिभा को परीक्षा ली ही नहीं गई और ऐसे प्रतिभावान लोगों को वहाँ पर बहिष्कृत कर दिया गया। तो आप देख सकते हैं जब हम ऐसे प्रतिभावान लोगों को कहीं ना कहीं बहिष्कृत कर देते हैं तो कहीं ना कहीं इसके कारण ही महाभारत की एक बड़ी वजह बोला जा सकता है। अदरवाइज अगर उस समय कर्ण को प्रतिभा के लिए रख लिया जाता और कहीं ना कहीं अगर वो हस्तिनापुर में बड़े पोस्ट में आसीन होते तो कहीं ना कहीं वो इस तरह से अन्याय को जरूर रोकते। तो बहरहाल आप देख सकते हैं कि कर्ण जैसे बहुत सारे प्रतिभावान उस समय भी थे और उसके बाद भी उनको मौका नहीं मिल पा रहा था, और इस वजह से फिर आप देख सकते हैं कि सदियों तक जो वर्ग है वह बेसिक शिक्षा सुविधाएं, चाहे वो बड़े एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट में प्रतिनिधित्व हो, चाहे वो धन अर्जित करने वाला पोस्ट हो, वहाँ पर पहुँच नहीं पाया, और आज़ादी तक
एक वर्ग जो है भारत के समाज से काफ़ी पिछड़ा रह गया। और समय समय पर धार्मिक सुधारक हमारे भारतीय समाज में आए और अपने अपने स्तर पर सुधार करते रहे। चाहे आप गौतम बुद्ध जी को ले लो, जिन्होंने हिंदू धर्म के कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाई और एक अलग से धर्म बनाया जिसमें सभी लोगों को समान समझा जाता था। और हालांकि जो ये समाज के 4 वर्ण को बांटने वाली बात थी, उसको लोगों की स्वेच्छा के लिए बांटा गया था कि अगर कोई इंसान, क्योंकि आप जानते हैं कि एक इंसान में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चारों के गुण पाए जाते हैं और पहले भी पाए जाते थे। जैसे आप खुद से ही ले लीजिए, अगर आप पढ़ना चाहते हैं और दूसरे को एजुकेशन, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, कहीं ना कहीं वो अपने आप में एक टीचर होता है, खुद भी सीखता है और वह अपने एक्सपीरियंस से दूसरे को सिखाता है। चाहे आप देख सकते हो क्रिकेटर हो, चाहे वो फुटबॉलर हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, पहले खुद बनता है, उसके बाद कहीं ना कहीं अपने जो एक्सपीरियंस है वो दूसरे को शेयर करता है। तो वो इस प्रकार से ब्राह्मण हुआ, पहले भी होता था। और आप देख सकते हैं कि आज एक व्यक्ति अपनी सिक्योरिटी करता है, तमाम तरह की बीमारियां हैं, तमाम तरह के इंटरनल बीमारियां, तमाम तरह के एक्सटर्नल खतरे हैं, उससे खुद सिक्योर रहता है, अपने फैमिली को सिक्योर करता है और साथ ही साथ हमारे समाज और पूरे देश को सिक्योर करने की कोशिश करता है। तो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति ब्राह्मण होने के साथ साथ क्षत्रिय भी हुआ। और आप देखते होंगे कि एक व्यक्ति जो है बहुत मेहनत करता है, वही व्यक्ति धन कमाता है, धन अर्जित करता है अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, अपने देश के लिए। तो आप देख सकते हैं उसमें वैश्य के भी गुण हुए और एक वही व्यक्ति अपनी फैमिली की सेवा करता है, समाज की सेवा करता है और फिर अपने देश की सेवा करने के लिए तत्पर रहता है। तो आप देख सकते हैं उस व्यक्ति में शूद्र के गुण भी हुए। तो एक व्यक्ति में ये चारों गुण होते हैं और जो व्यक्ति इन चारों गुण में से किसी एक को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है तो उसे उस क्लास में बांट दिया गया था। लेकिन जब पूर्व वैदिक काल से हमारा भारत उत्तर वैदिक काल में गया तो इस क्लासिफिकेशन को आप जानते हैं, जब भी किसी एक व्यक्ति के हाथ में पावर आता है तो वह चाहता है कि यह पावर बिना मेहनत के मेरे बेटे को मिल जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन उस समय इसे धर्म का आड़ लेकर के, ईश्वर का आड़ लेकर के यह नियम बना दिया गया था कि ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण होगा, चाहे उसको वेद का व भी ना आता हो। क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय ही होगा, चाहे उसको तलवार पकड़नी भी ना आती हो। और वैश्य का बेटा वैश्य ही होगा और शूद्र चाहे उसमें कितनी भी प्रतिभा हो वह ब्राह्मण या क्षत्रिय नहीं हो पाएंगे। उत्तर वैदिक काल में यह घोषणा कर दी गई कि अब जो यह व्यवस्था थी वो कर्मों पर नहीं, अब ये जन्मों पर आधारित होगी। और इस तरह से वह सदियों से जो रूल है वो कुव्यवस्था बोल सकते हैं, वो चली आती जा रही थी और 1947 तक यह व्यवस्था चली आती रही। हालांकि बीच बीच में बहुत सारे सुधारक आए, लेकिन उनके सुधारक से हमारे समाज में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ। अलग अलग स्तर पर कोशिश किए, जैसे आपने देखा होगा महात्मा बुद्ध जी आए थे, उन्होंने काफ़ी कोशिश की, अलग धर्म बनाने की कोशिश किया, बनाया भी और बहुत सारे लोगों ने धर्म अपनाया भी। फिर भी आप देख सकते हैं कि जो SC ST वर्ग, जो शूद्र वर्ग बोला जा सकता है, उनके लिए मुख्य धारा में अभी भी जगह नहीं थी। और आप देख सकते हैं जब सदियों से यह व्यवस्था नहीं हुई तब एक व्यक्ति आते हैं भीमराव अंबेडकर जी। वह इस बात को समझते हैं कि अगर भारत देश आज़ाद भी हो जाएगा तो भी जिस प्रकार से सदियों से जो धार्मिक सुधारक काम नहीं कर पाए, आगे भी शायद ना हो। तो इस वजह से वह फिर यह बात करते हैं और इस बात के बारे में, इस वर्ग के बारे में सोचते हैं कि कहीं ना कहीं अब ऐसा सिचुएशन आ गया है कि इनको रिजर्वेशन अर्थात इनके लिए स्थान सुरक्षित किया जाना चाहिए। तभी शायद इन व्यक्तियों की जो अहमियत है वो पूरे भारत देश और पूरे समाज को पता चल पाएगा। इस वजह से वो तीनों गोलमेज सम्मेलन जो अंग्रेज़ों के समय लंदन में हुआ था वहाँ पर जाते हैं। पहले, दूसरे और तीसरे में उनको यह वादा कर दिया जाता है कि आपको अलग सीट रिज़र्व दी जाएगी SC कम्युनिटी के लिए और उसके लिए वोटर्स भी पर्टिकुलर SC ST कम्युनिटी के ही होंगे। तो यहाँ पर तीसरे गोलमेज सम्मेलन में उनको यह व्यवस्था जो है अंग्रेज़ों से मिल जाती है।
और वह यह जानते थे कि आज़ादी मिल भी जाएगी तो भी हमारे जो SC ST वर्ग के प्रतिभावान लोग हैं उनको समाज के मुख्य धारा में आना का मौका नहीं मिलेगा। इस वजह से वो इस मांग पर अड़िग रहते हैं। और अंग्रेज जो जानते हैं, सातिर तो थे वो, और वो इस कमजोरी, हालांकि ये हमारी इंटरनल कमजोरी थी, लेकिन इस कमजोरी को अच्छे से भुनाना वो जानते थे। चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी, जो हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी में विवाद रहता है, उसका तो आपने देखा होगा कि उन्होंने एक अलग देश करवा ही दिया था, और उसी तरह का इनका यह साजिश थी कि कमजोरी इस हिंदुस्तान में धर्म के नाम पर भी है और जाति के नाम पर भी है, तो इसका भी फ़ायदा उठाने की उन्होंने कोशिश किया था। और अंबेडकर जी को भी यह कहा था कि हम आपको अलग पृथक SC रिजर्व सीट देंगे, जो भी उस समय चुनाव होंगे उसमें, और उनके मतदाता भी अलग होंगे, मतलब पृथक सेपरेट इलेक्टोरल जो स्कीम है वो रहेगा, जिसमें SC जो कैंडिडेट होंगे और वोटर्स भी SC होंगे। इस तरह से ये हुआ, और वो जो कैंडिडेट्स होंगे वो अलग अलग क्षेत्रों में नहीं, जबकि भारत के एक जहां पर बहुलता थी SC कम्युनिटी की, उस जगह पर सारे सीट एक साथ देने का कोशिश किया, क्योंकि वो जानते थे कि आज नहीं तो कल नहीं तो फ्यूचर में वो सारे लोग एकजुट हो जाएंगे और एक अलग देश की मांग करने लगेंगे, जिस प्रकार से पाकिस्तान का उन्होंने ड्राफ्ट कर दिया था। और भारत को एक होने से अंग्रेजों ने रोका था, जो कि आज के राजनेता भी कर रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं, अगर आज जनता, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ST SC जनरल OBC कोई भी वर्ग हो, अगर एक हो जाते हैं तो फिर एक व्यक्ति का चुनाव जीत पाना बहुत ही असंभव हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि आज अलग अलग लोग अलग अलग हितों से हमारी जनता को गुमराह करते हैं और चुनाव जीतते रहते हैं। और जिस प्रकार उस समय अंग्रेज़ों को डर था कि अगर किसी भी तरीके से ये एक हो जाते हैं और एक दूसरे से कंप्रोमाइज़ करके इस भारत देश में रहते हैं, तो ये भारत देश पर हम राज नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार से आज आप देखते होंगे कि जो पॉलिटिशियंस है उनको भी यह पता है कि अगर हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं कराएंगे, अगर हम SC ST रिजर्वेशन के बारे में लाइट में नहीं आएंगे, तो फिर यह जनता एक हो जाएगी, और एक हो जाएगी तो आप जानते हैं कि किस तरह से एक ही पार्टी जो बहुत अच्छा काम करेगी जनता के लिए, उसको वोट दे सकते हैं। इस वजह से ये कंट्रोवर्सी रखते हैं। लेकिन हम आपको कोशिश करेंगे इसमें क्लेरिफाई करने का आखिर क्या होता है। तो बाबा साहब ने काफ़ी रिसर्च करके और काफ़ी सोच करके यह फैसला किया कि हमें ऐसी कम्युनिटी के लिए एक अलग कैंडिडेट के लिए रिजर्वेशन दिया जाए और अलग इलेक्टोरल स्कीम दिया जाए। लेकिन उसी समय गांधी जी ने यवर्दा की जेल में, पूना के यवर्दा के जेल में आमरण अनशन कर दिया, क्योंकि गांधी जी जो कि एक सवर्ण क्लास से थे, लेकिन उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया। तो हमें गांधी जी और अंबेडकर जी जैसे नेतृत्व करता आज भी भारत को ज़रूरत है, क्योंकि आज जानते हैं कि बेसलेस, चाहे वो इस फैसले का पक्षधर हो चाहे वो विपक्ष में हो, बेसलेस बातें करते हैं। लेकिन हमें सीख लेने चाहिए हमारे हिस्ट्री से कि किस प्रकार से बाबा साहब ने SC कम्युनिटी का हित चाहा और किस प्रकार से गांधी जी ने हित तो देने की बात की, लेकिन बैलेंस करके लेकर के आया। तभी आप जानते हैं कि भारत देश में अभी और विभाजन नहीं हुआ और हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रह रहे हैं। लेकिन आज देख सकते हैं कि कुछ लोग फिर से उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस समय यवर्दा जेल में गांधी जी को ये पता था कि अगर SC कम्युनिटी को इस तरह से एक जगह पर सारी सीट दी जाती हैं और अलग से उनका निर्वाचन किया जाता है, तो फिर एक लोकतंत्र में आप देख सकते हैं कि इस तरह से व्यवस्था अगर होगी तो वो लोकतंत्र नहीं होगा, वह एक अलग देश तंत्र हो जाएगा। और आगे चल करके हो सकता है कि SC जो कंट्री है, अभी तो हम केवल एक जात को अलग समझते हैं, हो सकता है कि आगे चल के उस जाति वाले जगह को ही अलग कर दें और फिर अलग विभाजन हो जाए। तो इस बात को गांधी जी ने अंबेडकर जी को समझाने की कोशिश की कि आपकी बात तो सही है कि SC कम्युनिटी का काफ़ी शोषण हुआ है और उनको मुख्य धारा में लाया नहीं गया है, लेकिन आप एक बात विचार कीजिए कि अंग्रेज जो आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और आगे चल कर के भारत देश फिर से गुलाम हो सकता है। इस बात को अंबेडकर जी ने माना और
लोग यह कहते हैं कि गांधी जी को कुछ ना हो पाए, इस डर से अंबेडकर जी झुक गए थे, पूना पैक्ट में साइन कर दिया था, जबकि ऐसी बात नहीं है। अंबेडकर जी इतने बढ़े हुए थे कि उनको सच का साथ देना था, चाहे उसमें गांधी जी आमरण अनशन करे या कोई भी करे, लेकिन उनके तर्क को उन्होंने समझा अंबेडकर जी ने गांधी जी के, और गांधी जी ने बताया कि इस तरह से सिचुएशन आ सकता है, फिर से आपको अलग देश दिया जा सकता है। और आप जानते हैं कि जब भी अलग देश दिया गया, जैसे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, कि आप देख सकते हैं वहाँ पर क्या हालत हो रही है। तो हो सकता है कि आप जिसकी अच्छाई और जिस कम्युनिटी की आप अच्छा सोचना चाहते हैं, हो सकता है आगे उनके लिए उतना अच्छा सिचुएशन ना हो। तो आप सोचिए, और इस तरह से गांधी जी ने उनको मनाया कि हम रिजर्वेशन तो देंगे, और जितनी रिजर्वेशन सीट जो है चुनाव में एससी कम्युनिटी के लिए मांगी थी उससे ज़्यादा ही देंगे, लेकिन अलग अलग स्थानों पर देंगे। तो इस बात को अंबेडकर जी ने समझा और उनके सामने झुक गए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी अच्छी डेमोक्रेसी उस समय हुआ करती थी, जब इतने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं थे, जब इतने ऑनलाइन सोर्सेस नहीं थे। तब अंबेडकर जी, गांधी जी और भारत की जनता, ये तीनों लोगों ने कितने अच्छे से ड्राफ्ट तैयार किया, और फिर यहाँ पर बात बनी रिजर्वेशन की। चुनाव में रिजर्वेशन दिया गया। उसके बाद जब भारत आज़ाद हुआ तो संविधान समिति के प्रारूप समिति जो बनी, संविधान बनाने के लिए बहुत सारी समितियां बनी, उसमें प्रारूप समिति जो मुइन कमेटी थी उसके अध्यक्ष बाबा साहब जी बने। इस समय उन्होंने राजनीति के साथ साथ एजुकेशनल और जो नौकरियां हैं उनमें भी रिजर्वेशन की बात की। तो उस समय भी आम सहमति से इनको रिजर्वेशन दे दिया गया। किसी ने विरोध नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि एससी कम्युनिटी जो कि सालों से सवर्णों के नीचे दबी आ रही थी, फिर भी उन्होंने बढ़ चढ़ के भारत के आज़ादी के लिए योगदान दिया था। उन्होंने यह नहीं सोचा कि हो सकता है कि आगे चल के सवर्ण फिर से हम पर हावी आए, लेकिन निष्पक्ष रूप से उन्होंने भारत की आज़ादी में बढ़ चढ़ के लड़ाई लड़ी थी, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी क्यों ना हो। तो ये भारत देश की जनता हमेशा एक रही है, और एक रहने के बाद ही उनको आज़ादी मिली है। तो आज आप देख सकते हैं कि भारत में हिंदू मुस्लिम और जातिवाद किया जाता है, लेकिन हमको इन सब से आगे बढ़ना होगा। अगर किसी जाति के साथ शोषण हुआ है तो उनको आरक्षण दिया जाना चाहिए, और जब उस जाति को ऐसा लग जाएगा कि हाँ अब हम इस मुकाम पर आ चुके हैं, तो वो खुद आरक्षण छोड़ देंगे और वो भी खुद जनरल में आ जाएंगे। इस बात को सवर्णों को समझना चाहिए, और एससी एसटी कम्युनिटी भी समझना चाहिए। तो तालमेल से मिलजुल करके एक ये घर है, इसमें अलग अलग भाई हैं, और अलग अलग जिस प्रकार से गांधी जी और अंबेडकर जी निर्विवाद होते हुए एक मध्य मार्ग लेकर के आए थे, और उस समय आरक्षण दिया गया था। और आप देख सकते हैं, यह तो रही इस खबर की बैकग्राउंड कि किस तरह से आरक्षण दिया गया। गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब गए, वहाँ पर बात किया गया, फिर वो अपनी बात को लेकर गए, गांधी जी ने उनसे बात किया, और फिर दोनों मिलकर के आपसी सहमति के साथ साथ सबसे पहले दिया गया था राजनीतिक रिजर्वेशन, फिर एजुकेशनल रिजर्वेशन, फिर एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन, और उसके साथ साथ प्रमोशन में रिजर्वेशन। लेकिन यह बात सही भी है कि कहीं ना कहीं उस समय यह बात बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि इस कम्युनिटी के लोगों को बड़े बड़े पोस्ट पर रिजर्वेशन नहीं दिया जाता था और आने भी नहीं दिया जाता था। उस समय की बात तो सोच लें, आज भी आप देख सकते हैं कि कोई भी कम्युनिटी हो, लेकिन पेपर लीक हो जाते हैं तो पहले ही यहाँ पर फिक्स हो जाता है आज रिजर्वेशन देने के, और इतने जो सोशल मीडिया का ज़माना है, उसके बाद पेपर लीक नहीं रोक पा रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि उस समय 1947 में क्या हाल रहा होगा इस कम्युनिटी का। और ऐसा नहीं कि ब्राह्मण में सारे ब्राह्मण इस तरह से हो या सारे क्षत्रिय इस तरह से हो। हमारी सबसे बड़ी भूल यही होती है कि अगर कुछ लोग उस कम्युनिटी में सभी पर राज करते हैं तो हम आरोप सभी कम्युनिटी पे लगा देते हैं। सपोज जैसे उस समय जो ब्राह्मण थे वो सारे ब्राह्मण बड़े पोस्ट पर नहीं थे, कुछ ब्राह्मण ही थे, और वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबका शोषण करते थे।
छत्री जो है, सारे छत्री बड़े पोस्ट पर नहीं थे, कुछ राज्य थे, क्योंकि आप जान सकते हैं उस समय पॉपुलेशन तो काफ़ी कम था। आज 140 करोड़ है, उस समय 40 करोड़ भी ना रहा होगा, और उस समय भारत देश भी एग्जिस्ट नहीं करता था। तो जहां एरिया मिला वहां पर उस तरह से रूल बना दिया गया। लेकिन हाँ, ये बात बोल सकते हैं कि वेद हर जगह चलते थे, वैदिक धर्म हर जगह चलता था, और उसकी जो कुरीतियाँ थी वो हर जगह चलती थी। तो कुछ ब्राह्मण, सारे ब्राह्मणों, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र पर राज करते थे। जैसा कि आज आप देख सकते हैं, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो या फिर जनरल हो, कुछ जो राजनेता है वो टॉप पर पहुंच गए हैं, और वो सारे एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल सब पर राज करते हैं। तो इसी प्रकार की कुछ व्यवस्था उस समय भी थी। तो आप को रिलेट करके दे सकते हैं कि जिस प्रकार से, और इस तरह से आप देख सकते हैं कि जनरल भी यहाँ पर लगभग 20% है, लेकिन 5% जनरल ही टॉप पोस्ट पे होंगे, और वो 5% जो है सारे 95%, चाहे उसमें एससी, एसटी, ओबीसी हो या जनरल हो, सब पर राज करते हैं। लेकिन एक कम्युनिटी को क्या लगता है कि वो पूरी कम्युनिटी आपकी खराब है। जिस प्रकार से आप देखते होंगे कि मुसलमान धर्म में यह आरोप लगाया जाता है कि वह देश से ज़्यादा प्रेम नहीं करता, वो अपने धर्म से ज़्यादा प्रेम करता है। लेकिन आप देख सकते हैं अब्दुल कलाम हो गया, अब्दुल कलाम जी हो गए, और इस तरह से बहुत सारे, अशफाक उल्लाह खान जी हो गए। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी धर्म में या कोई भी जाति में अच्छे लोग भी होते हैं जो वास्तव में धर्म और इंसानियत धर्म को जानते हैं, और जो वास्तव में सारे समाज को एक साथ लेने की बात करते हैं, चाहे उनको पोस्ट छोड़ना पड़े, चाहे उनको पोस्ट लेना पड़े। जैसे आप देख सकते होंगे, भगवान श्री राम का उदाहरण ले सकते हैं कि किस तरह से भगवान श्री राम ने एक क्षण में राज्य को छोड़ दिया था, और जिस भाई के लिए उस राज्य से भगवान श्री राम को निकाला गया था, उस भरत भाई ने भी उस राज्य को छोड़ दिया था। तो आज आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार रामायण में 4 भाई बोले जाते थे, भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, उस तरह से आज एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल, ये 4 भाई हैं। तो चारों भाई को आपस में मिल कर के रहना चाहिए। अगर किसी भाई के साथ भेदभाव होता है तो उसको उनका हिस्सा मिलना चाहिए, और सभी को यह समझना चाहिए। और जिस भाई को वो हिस्सा मिल रहा है, अगर वो उस मुकाम पर आ जाता है, अगर वो सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से मुख्य धारा में आता है, तो वो अपना हिस्सा अपने दूसरे भाई को देने के लिए भी तैयार हो जाना चाहिए, जिसे कहते हैं सब कैटेगराइजेशन। लेकिन उससे पहले, सब कैटेगराइजेशन से पहले सुप्रीम कोर्ट को जातिगत जनगणना कराया जाना चाहिए। आखिर आज हम बात करने की कोशिश करेंगे कि किया क्या जाना चाहिए और किन स्टेप्स से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो सबसे पहली बात, सुप्रीम कोर्ट, यह मामला जो है, प्रॉब्लम, वह कहते हैं ना कि जहाँ से शुरू होता है कहीं ना कहीं सॉल्यूशन वही होता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो कि उसे ऐसा लगा कि जिस प्रकार से आईएएस जैसे एग्ज़ाम में धांधली हुई है, तो शायद हो सकता है कि रिजर्वेशन का जो हक है वो शायद एससी एसटी कम्युनिटी तक ना पहुंच रहा हो, उन्हें ऐसा लगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये चाहिए था कि सबसे पहले जो जातिगत जनगणना है, आप जान सकते हैं कि 1947 से जब हमारे देश में इक्वलिटी लाने की बात की जाती है, किसी भी प्रकार से समता की, हर जाति को जब आपको उतनी सुविधाएं देनी है ताकि वो मुख्य धारा में आ सके। लेकिन उसी समय आप देखेंगे कि जब भी जातिगत जनगणना होती है तो उस गणना को हमारे भारत के सामने पब्लिक नहीं किया जा सकता। 2011 में आप देख सकते हैं कि कास्ट सेंसस हुआ है, लेकिन उसको अभी भी पब्लिकली नहीं किया गया। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक इस फैसले में यह रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को दे दिया कि आप सब कैटेगराइज कर सकते हैं, लेकिन कौन सी जाति कितने अमाउंट में, कितनी संख्या में उस जगह पर है और किस स्टेटस पे है, ये सब जातिगत जनगणना से ही सामने आएगा। और जब मुझे ऐसा लगता है कि जातिगत जनगणना देश में होगी और सबको पता चल जाएगा कि एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल कौन कौन से कितने हैं और कौन कौन से पोस्ट पर हैं और कितना मौका उनको दिया गया, और उसके बाद वो फाइट करके उस स्थान पर पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे हैं। और जब लोगों को ये पता चल जाएगा कि अगर माना कि कोई एससी या एसटी काफ़ी उच्च पद पर है और कोई जनरल अगर नीचे
निचले पोस्ट पर है, तो हो सकता है SC ST को ऐसा लगे कि मैं मुख्य धारा में आ चुका हूं, तो शायद वो आरक्षण छोड़ने की कोशिश करे। और इसके विपरीत अगर हम सोचें कि कभी जनरल अगर ज़्यादा पोस्ट में है, अगर जनरल सोचते हैं इस बात को कि SC ST जो वर्ग है, हमारे जो लोग हैं, हमारे हिंदुस्तान के लोग हैं, वो आरक्षण मिलने के बाद भी हमारे बराबर नहीं आ पाए हैं, तो जनरल को भी मुझे लगता है, जनरल वर्ग को, कि कहीं ना कहीं कोई आपत्ति नहीं होगी और वो भी इस फैसले के खिलाफ उनके साथ खड़े होंगे। तो सबसे पहले जो जनता है उसको जातिगत जनगणना के माध्यम से सबकी अहमियत पता चलनी चाहिए, और सच्चाई जब सबके सामने आएगी तो सभी सच्चाई को स्वीकार करेंगे। वो कहते हैं ना कि जो हिस्सा है सबको जब बराबर बराबर मिलता है, कोई भी बंटवारा हो, तो वहाँ पर लड़ाई नहीं होती है। चाहे आप घर में ही देख सकते हैं, कोई छोटे बच्चे हों, अगर कोई मम्मी या पापा कोई केक लेके आते हैं, उसको बराबर बराबर काटते हैं, और भाई जब बराबर बैठे होते हैं तो वहाँ पर हड़बड़ी नहीं होती। लेकिन यह बोल दिया जाता है कि आप अपना अपना हिस्सा ले लो, उसमें भी जो प्री बेटा हो उसे आप ज़्यादा हिस्सा दे देंगे, तो बाकी कहीं ना कहीं भाइयों के साथ भेदभाव होगा। तो सुप्रीम कोर्ट को सबसे पहले चाहिए कि जातिगत जनगणना के लिए वो ऑर्डर दे सारे स्टेट्स को, और वो जातिगत जनगणना में सब कुछ हो कि वो समाज के मुख्य धारा में आ पाए या नहीं आए, एजुकेशनल कितना उनका बैकग्राउंड सुधरा, फिर एम्प्लॉयमेंट में कितना सुधरा, पॉलिटिक्स में कितना सुधरा, मुख्य धारा में कहाँ तक आ पाए। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़े तो फिर एक जनमत संग्रह उसी पक्ष से कराया जाए SC ST कम्युनिटी से कि क्या सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्या आपको ऐसा लगता है कि जिस मकसद से आपको आरक्षण दिया गया था वो आप वहाँ तक पहुँच पाए हैं या नहीं पहुँच पाए। उसके बाद धीरे धीरे उनसे फैसला करके सब कैटेगराइजेशन किया जाना चाहिए। लेकिन